राइट सो ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए। ओके, देखेंगे उसको भी। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने तीन तरह के एक्सपेंशन देखा था। वन इज योर लीनियर एक्सपेंशन, देन वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड देन एरिया एक्सपेंशन। ओके, सो मोस्टली इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन देते हैं, वो सारा पैरामीटर आपको दे देंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। सो दिस इज योर फार्मूला ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, इसी के बेसिस पे आपको आता है एक चीज़ और, दैट इज कॉल्ड एज ए थर्मल स्ट्रेस। सो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था कि एक्सपेंशन कब होती है, जब आपकी कोई भी मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके, या एनर्जी है, हीट एनर्जी। सो उसके ऊपर जब भी आप अगर उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगी, अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, राइट। एंड लेट अस कंसीडर कि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ओके, या कोई मटेरियल है जो कि गुड कंडक्टर है, और वहाँ पे मैंने टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया हो तो उसके ऊपर एक तरह से थर्मल एक तरह से वो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। उसी पे अगर मेरे पास दो मेटल है, लेट इट बी, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि दोनों सेम मटेरियल के अगर बने हुए हैं, जैसे कि वो मैंने ट्रैक का आपको एग्जांपल बताया था कि लेट अस कंसिडर कि ये ट्रैक है और ये दूसरी ट्रैक है, ओके, सेम मेटल की बनी हुई है। ये दो ट्रैक है मेरे पास, या डिफरेंट मेटल की बनी हुई है, नो प्रॉब्लम, बट दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो अगर गैप रही, तो अगर हम लोग यहाँ पे गैप, अगर दो ट्रैक के बीच में अगर गैप रखें, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ओके। और एक्सपेंड अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं, ओके, तो इसको गैप है तो इसको कुछ जगह मिल जाएगी, ओके, वहाँ तक वो एक्सपेंड हो जाएगा। बट लेट इट बी कि अगर यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ओके, अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, और अगर मैंने कंसिडर किया कि ठीक है, ये यहाँ पे लॉक्ड है पूरी तरह से, ओके, और ये भी यहाँ पे लॉक्ड है पूरी तरह से, पूरी तरीके से, ओके। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूँ, कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर अगर इसकी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा, ओके। ये क्या करेगा, एक्सपेंड करना शुरू करेगा। और अगर ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा और इसको कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ओके। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी लॉक्ड है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा, ओके। और इसकी एरिया अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो कि यहाँ पे इसकी एरिया है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कहला जाएगा थर्मल स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे जो ये फोर्स, अपोजिट फोर्स इसके ऊपर एक्ट की है, लेट इट बी दिस मेटल वन, मेटल टू। सो मेटल वन के ऊपर जो मेरी फोर्स एक्ट की है वो बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, ओके। और थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये फोर्स लगा, और यही पर यूनिट एरिया मेरी क्या बन जाएगी, स्ट्रेस बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, थर्मल स्ट्रेस है, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज force per unit area, force per unit area due to the thermal expansion of a material is defined as thermal stress, ओके, राइट। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, इट इज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना फोर्स अप्लाई किया गया, ओके, पर यूनिट एरिया। और अगर आपको फार्मूला याद हो तो ये होता है मेरा मॉडुलस टाइम, दिस इज योर मॉडुलस, वाई यूज करते थे मॉडुलस, देन स्ट्रेन, ओके। और मैं इसको चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ, दैट इज योर, ओके, सो लेट दिस इज फोर्स, so first one unit area is equal to modulus strain is your del L by L, okay, that is your strain। ये हम लोग सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग देखे हुए हैं। बट
but delta of L is equal to L times alpha times of delta of T, right? Previous class में हम लोग देखे थे, which is called as the linear expansion. L alpha times delta of T, that is your linear expansion. Delta of T, that is your linear expansion. Let's use your capital L, where L is your initial length. Therefore, delta of L by L is equal to alpha times delta of T. Okay, so therefore मैं बोल सकता हूँ thermal stress यानी force by area is equal to modulus times of alpha times delta of T. Okay, this is your thermal stress. That is a stress due to change in temperature. So this is your change in temperature. And this is your thermal stress. वैसे ये स्ट्रेस होता है लेकिन यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के कारण हुआ, सो दैट इज योर थर्मल स्ट्रेस. ओके, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी. एंड दिस इज योर मॉडुलस, जो कि हम लोगों ने देखा था सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. राइट, दिस इज द केस. राइट, सो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं. अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर मालूम हो, अगर मुझे मॉडुलस मालूम हो, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ what is the external force. Okay, जैसे let it be, एक एग्जांपल देखते हैं. Okay, so let's go with an example. Okay, so let us consider okay, so find find the external force find the external force on a steel rail due to rise in temperature if the length of the rail is 5 meter and area of cross section is let it be 40 centimeter square. Okay, and so find the external force on a steel rail due to the radial temperature if the length of rail is 5 meter and the area of cross section is 40 centimeter square. That is prevented to okay, so that is prevented from spending while rising temperature.
rise in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेट की ये स्टील का बना हुआ है और स्टील की हम लोगों ने देखा था ये था 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, और मॉडुलस ऑफ स्टील इज करीबन 200 के आसपास था। ओके, सो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो let it be 2 into 10⁻11। ओके, अप्रॉक्स वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो एक बार निकाल के देखिए। सो एक रेल ट्रैक है जो कि 5 मीटर की रेल ट्रैक है। ओके, और उसको प्रिवेंट किया गया है, यानी दोनों साइड से उसको पैक कर दिया गया है, और वहाँ पे 10 डिग्री राइज की टेम्परेचर होती है। तो मुझे मालूम करना है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा प्रिवेंशन के कारण। सो करके देखिए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज योर फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ टी। दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स, और ये फोर्स बाय एरिया जो आपका कहलाता है दैट इज योर थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी थर्मल स्ट्रेस। सो राइट, अगर मैं वो फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, सो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू thermal stress, that is force by area is equal to alpha times modular times of delta of t. So force is equal to area times alpha gamma delta of t। एरिया जो है वो दिया हुआ है, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट हो करना होगा 10⁻⁴। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज योर आई थिंक 1.2, यस, 10⁻⁵। मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, और राइज इन टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो आपका सेल्सियस में हो, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा करीबन, ओके, सो ये हो जाएगा 12, 24, 96, तो ये हो जाएगा 96, 10 और 10⁻² न्यूटन या 96 किलो न्यूटन। So this is the external force that will act on the uh, rod if there is a 10 degree rise in temperature. Okay, act on a rod if there is a 10 degree rise in temperature, approx 96 kilo Newton. Okay, this is it. तो ये थर्मल स्ट्रेस के ऊपर था। ओके, सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था, that is your 11.2. Let's go with 11.2, 11.1 and 11.2. सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ।
सो ये क्वेश्चन था 11.1. ओके, सो इस क्वेश्चन में शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन of a rectangular sheet of a solid is twice of its linear expansion. ओके, मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है. वैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस केस में, राइट, कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अब इसको प्रूफ करके देखना है. ओके, सो देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं. वैसे देगा नहीं बट फिर भी. ओके, सो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, सॉरी एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बल्कि सरफेस देखना है. सो यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. लेट इसका लेंथ है A और ब्रेथ है B. ओके, so this is the area, so therefore let the area of the rectangular box, let area of rectangular box at initial temperature is, तो A हो जाएगा A, where A is equal to A into B. Okay, that there is a rise in temperature by delta of T. So मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर बाय डेल्टा ऑफ टी. तो लेंथ क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. तो ये जो लेंथ है जो पहले यहाँ पे थी, लेट अस कंसीडर ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है. okay? और इसका ब्रेथ जो यहाँ पे था, सो लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई और इसका ब्रेथ भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया. अब अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. ओके, सो ये इनिशियल एरिया था A क्रॉस B. अब यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हुई है. लेट दिस इज इंक्रीज्ड बाय delta of B and this is increased by delta of A. okay? तो ये इनिशियली था A और ये था मेरा B, राइट. लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण से यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हो गया है, डेल्टा A एंड डेल्टा B, यानी लेंथ में डेल्टा A से और ब्रेथ में डेल्टा B, राइट. सो let there is a rise in temperature by delta T due to which length increase by delta of A increase by delta of A and breadth increase by delta of B. ओके, सो अगर मैं नया एरिया देखूं इसका, तो इंक्रीमेंटेड एरिया जो रहा होगा, ये एरिया जैसे कि अगर मैं बोलूं, ओके, सो दिस इज लेट इट बी फर्स्ट विच इज योर इनिशियल एरिया. सेकंड, तो A2 जो मेरा रहा होगा, ये रहा होगा आपका A टाइम्स डेल्टा ऑफ B. वो इस तरह से इसको अगर आप देखें, लेट दिस वन इज 3 डेल्टा A टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ B. देयर इज योर डेल्टा ऑफ A एंड दिस इज योर डेल्टा ऑफ B. ओके, और ये अगर आप देखें तो B टाइम्स डेल्टा ऑफ A, फोर्थ वन, राइट. ओके, so this is nothing but a change in area. Okay, this is your total. तो change in area अगर मैं देखूं, so change in area is given as, so change in area is, so let this one delta of A. तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे आपका
पहला फर्स्ट टाइम, सो लेट A1, फिर सेकेंड एरिया, चेंज इन सेकेंड एरिया del 2, लेट चेंज इन थर्ड एरिया del 3. Okay, so here is your 2, 3 and here is your 4, जिसकी वैल्यू है A times delta of B plus delta of A times delta of B plus B into delta of A. This is your change in area. Okay, so अगर मैं इस सब का वैल्यू यहाँ पे रखूँ और देखूँ कि मेरा एरिया का कितना का चेंजिंग हुआ है, so delta of A is equal to delta of B को आप लिख सकते हैं, okay, by linear expansion where change in length is equal to L times alpha change in temperature. Okay, so यहाँ पे B है मेरा, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, B times alpha times delta of T प्लस ये काफ़ी छोटा सा चेंज होगा, तो इसको एक तरह से नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, इसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं ताकि मेरा इक्वेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और फिर इस पे आते हैं, तो ये हो जाएगा B टाइम्स A अल्फ़ा डेल्टा ऑफ टी. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी को कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा ऑफ टी प्लस अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा ऑफ टी. ओके, राइट, सो ये आ जाएगा, दिस इज योर इनिशियल एरिया ए टाइम्स 2 अल्फ़ा डेल्टा ऑफ टी. ओके, इस तरह से, या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू ए टाइम्स देन 2 टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा ऑफ टी, बट बाई फार्मूला ये होना चाहिए डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू ए टाइम्स गामा delta of t, where gamma is your area expansion, that is coefficient of area expansion, okay. मगर यहाँ पे है 2 अल्फा, तो मैं बोल सकता हूँ गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा, that is coefficient of area expansion is equal to 2 times of the coefficient of linear expansion. इसी को प्रूफ करना था. ओके, तो एक छोटा सा प्रूफ था जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन था. कहीं डाउट है इसमें? इस डेरिवेशन में कहीं पे डाउट है? एक बार देख लीजिए. सो इनिशियल एरिया हम लोगों ने ए बी लिया, अब मैंने कंसिडर किया कि देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा ऑफ टी, जिसके कारण से लेंथ जो है वो डेल्टा ए टाइम्स इंक्रीज हो गया और ब्रेथ जो है वो डेल्टा बी टाइम्स इंक्रीज हो गया. ओके, सो दिस इज योर इंक्रीमेंटेड पार्ट, तो ये मेरा इंक्रीमेंटेड पार्ट है, राइट. सो अगर मैं देखूँ कि कितना एरिया का मेरा चेंजिंग हुआ होगा, तो ए एरिया का, ये एरिया का और ये एरिया का, तीनों का समेशन, जहाँ पे इसको सेकेंड नाम दिया था, ये था मेरा थर्ड और ये था मेरा फोर्थ. ओके, तो चेंज इन एरिया ऑफ सेकेंड, चेंज इन एरिया थर्ड, चेंज इन एरिया फोर्थ, सबका समेशन, सबका वैल्यू हम लोगों ने रखा, जहाँ पे डेल्टा ऑफ बी को लिख सकता हूँ बी टाइम्स अल्फा डेल्टा ऑफ टी, बिकॉज डेल्टा ऑफ एल इज इक्वल टू एल टाइम्स अल्फा डेल्टा ऑफ टी. ओके, तो ब्रेथ को यहाँ पे मैंने बी लिया हूँ, लेकिन वो भी मेरा लेंथ ही है, और डेल्टा ऑफ ए को लिख सकता हूँ ए टाइम्स अल्फा डेल्टा ऑफ टी. सबको सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया 2 अल्फा, लेकिन बाय डेफिनेशन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके, सो ये है मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी एरिया एक्सपेंशन, और ये है मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इसी को प्रूव करना था. ओके, एक और क्वेश्चंस मैंने दिया था होमवर्क में, उसको भी कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे.
तो ये क्वेश्चन थी। एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन में है ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए बुल्लॉक cart. The diameter of the rim and the iron ring are इतना मीटर and इतना मीटर respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated as to fit the rim of the wheel? Right. So ये क्वेश्चन है। So मोस्टली यहाँ पे दो मेरे पास सर्कुलर शेप है, एक रिंग है और दूसरा व्हील है। ओके, जहाँ पे डायमीटर ऑफ रिम इज 5.243। ओके, तो थोड़ा बड़ा है। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये रिम है मेरी, तो इसकी जो डायमीटर है वो है आपकी 5.243, और जो व्हील है वो थोड़ा छोटा है, और इसके जो डायमीटर है वो है 5.231। ओके, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस व्हील को, जो कि रिंग नाम दिया गया है यहाँ पे, मुझे हीट करना है और इसके बराबर करना है ताकि ये इसके ऊपर क्या हो जाए, फिट हो जाए। ओके, रिम के ऊपर मेरा ये जो रिंग है वो फिट हो जाए। तो मुझे बताना है कि मुझे कितना टेम्परेचर तक इसको हीट करूं ताकि ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ओके, यानी इनिशियल रिंग का जो लेंथ है वो है 5.231। आपको फाइनल जो इसको बनाना है वो 5.234 बनाना है। ओके, बाय यूजिंग टेम्परेचर, राइट। और इनिशियल टेम्परेचर जो है, सो इनिशियल टेम्परेचर वो है आपकी 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे बनाना है। सो लेट दिस वन इज टी इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जब उसकी जो लेंथ हो जाए वो कितनी हो जाए, 5.243। तो ये एक तरह से रिंग है। तो आप इसको सर्कमफेरेंस का ले सकते हैं, लेंथ के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन यूज करूँ, सो फ्रॉम द linear expansion, thermal linear expansion, thermal linear expansion, मुझे मालूम है कि फॉर्मूला होता है del L इज इक्वल टू L इनिशियल अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ टी। ओके, डेल्टा ऑफ एल को बोल सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा ऑफ टी। ओके, या आप लिख सकते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आपको करना क्या है, ये टी फाइनल निकालना है। ओके, ये हम लोग को क्या करना है, फाइनल करना है कि कितना देर तक उसको हीट करूँ, राइट, ताकि मुझे ये वैल्यू मिल जाए। ओके, नाउ यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया है। तो मोस्टली ये जो है वो किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है आयरन की वो होती है आपकी, वो दिया हुआ रहेगा, डोंट वरी। तो आयरन के केस में होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ लीनियर एक्सपेंशन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अल्फा ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻11 कैल्विन इनवर्स। तो आपको टेम्परेचर को भी कैल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये है सेल्सियस में, और इसको मैं लिख सकता हूँ 273 प्लस 27 कैल्विन। तो हम लोग केवल ऐड कर देते हैं 273, तो वो कैल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये करीबन हो जाएगा 300 कैल्विन। ओके, क्योंकि मेरा अल्फा ऑफ आयरन कैल्विन में दिया हुआ है तो इसको भी मुझे कैल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सारा वैल्यू रख देते हैं। तो ये रिम का है
रिंग के लिए है। सो रिंग का इनिशियल जो लेंथ है वो है 5.231, फाइनल बनाना है 5.243, तो फाइनल हो जाएगा 5.243, इनिशियल है 5.231। उसके बाद फिर हो जाएगा 5.231, अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻11, टी फाइनल निकालना है, टी इनिशियल 300 इन कैल्विन, फिर सारा वैल्यू मैंने कैल्विन में रखा हूँ। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो पहले इसको माइनस करेंगे। हम माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2, ओके 1, ओके सो 0.12 डिवाइडेड बाय ये सारा टर्म इधर आ जाएगा 5.231 इंटू 1.2 10⁻11 ऊपर चला जाएगा, टी फाइनल माइनस 300। तो इसको फाइंड कर लेंगे या अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेंगे। सो अप्रॉक्स अगर निकालो तो ये ओके, सो ये हो जाएगा 1.2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा 9, सो ये हो जाएगा 10⁻9। 231 then 300। फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें? सो ये फार्मूला बेस्ड इक्वेशन था। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये कुछ होमवर्क थे जो मैंने आपको दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग को कवर करना है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और वो है आपका दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पे दो तरह के आपके हीट कैपेसिटी होते हैं। ओके, वन इज योर लेटेंट हीट कैपेसिटी, सेकंड वन इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो लेट्स गो विथ हीट कैपेसिटी। सो ये आपका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ की कैपेसिटी से रिलेटेड है, और वो किसकी कैपेसिटी से रिलेटेड है, तो दैट इज योर रिलेटेड विद योर हीट कैपेसिटी। ओके, सो आपने देखा होगा कि किस बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा भी हीट देंगे, राइट, तो जस्ट लाइक लेट इट बी, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आइस है, ओके, आइस को अगर मैंने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, या उसी आइट को और हीट देता शुरू कर दे तो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ओके, तो वाटर की अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, हीट को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ओके,
सो इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि हर एक बॉडी जो होती है अलग अलग तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करती है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सॉलिड या लिक्विड, बाय सॉलिड एंड लिक्विड। और इसी के अंदर आता है आपका हीट कैपेसिटी, कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो वन इज योर हीट कैपेसिटी। ओके, सो सिंपली बोल सकते हैं इसको, दैट इज द हीट कैपेसिटी लेट इट बी सी, सी से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें सी यूज़ किया गया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the या इसको मैं बोल सकता हूँ इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन दी, कितना एनर्जी मैंने उसको दिया और कितना ही उसने एब्जॉर्ब किया। ओके, सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन दी हीट, इसको Q से इंडिकेट करेंगे बिकॉज दिस इज द एनर्जी, ओके, दैट द ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब, ओके, या लॉस, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होगी,